हेलो बच्चों, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो प्यारे बच्चों, हमने अपना हिस्ट्री का चैप्टर 3 ख़त्म कर लिया है, फिनिश कर लिया है, हमने पढ़ लिया है और मुझे उम्मीद है कि आपने भी पढ़ लिया होगा। ठीक है, और अगर नहीं पढ़ा है तो उसे पढ़िए। तो आइए, अब जबकि क्वेश्चन हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है तो हम अब क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपके बुक के क्वेश्चन आंसर हैं। तो आइए हम देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डू आर्कियोलॉजिस्ट नो दैट क्लॉथ वाज यूज्ड इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, कैसे इनको आर्कियोलॉजिस्ट को कैसे पता चला कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे वो कपड़ा यूज़ करते थे। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। Actual pieces of cloth were found attached to the lid of a silver vase and some copper objects at Mohenjo-daro. Archaeologists have also found spindle wheels made of terracotta and fence. These were used to spin thread. अब आप लोगों ने अब पढ़ ही चुके हैं आप सभी कि जो आर्कियोलॉजिस्ट है इनको एक सिल्वर वास में गुलदस्ते के ढक्कन में जो ये कपड़ा है, कॉटन है, ये चिपका हुआ मिला था और कुछ जो कॉपर के ऑब्जेक्ट्स थे उनमें भी चिपके हुए मिले हैं। कहाँ से? मोहनजोदाड़ो से, है ना। और जो ये थ्रेड जो ये बनाने के लिए होता है, कपास से जो थ्रेड बनाया जाता है फिर उससे आपका कपड़ा तैयार किया जाता है, तो इसका जो मशीन होता है जिसको हिंदी में चरखा बोलते हैं ना, गांधी जी का चरखा आपने देखा होगा, है ना। तो ये भी क्या है कि हमें मिला है। ठीक है, और ये किस चीज़ का बना हुआ था? ये टेराकोटा और फेंस का बना हुआ मिला है। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जो है मैच द कॉलम्स। अब यहाँ मैंने डायरेक्ट आंसर आपको दिया है। ठीक है, तो कॉपर हम कहाँ से उन लोगों को मिलता था? राजस्थान से। गोल्ड कहाँ से मिलता था? कर्नाटका। टीन कहाँ से मंगवाते थे ये लोग? अफ़गानिस्तान से। और प्रीसियस स्टोन कहाँ से मंगवाते थे? गुजरात में। और गुजरात में कहाँ से मंगवाते थे? लोथल। पढ़ा है ना आपने, लोथल में प्रीसियस स्टोन मिलते थे, है ना। धौलावीरा और लोथल के बारे में आपने पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। सो बच्चे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। वाई वर मेटल्स राइटिंग द व्हील एंड द प्लाउ इम्पॉर्टेंट फॉर द हड़प्पन्स। अब ये जो है मेटल्स हो गया, आपका राइटिंग हो गई, और व्हील्स, ये द व्हील्स एंड द प्लाउ, है ना, ये क्यों इम्पॉर्टेंट थे हड़प्पन्स के लिए? जो हड़प्पा के लोग थे उनके लिए ये सब चीज़ें क्यों इतनी महत्वपूर्ण थी? तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं मेटल्स के बारे में, है ना। तो मेटल्स का क्या क्या यूज़ करते थे ये लोग? यूज्ड फॉर मेकिंग टूल्स, ऑर्नामेंट्स, वेसल्स एंड वेपन्स। मेटल का भाई इंपॉर्टेंस क्यों था? क्योंकि इससे ये लोग टूल्स बनाते थे, ऑर्नामेंट्स बनाते थे, वेसल्स बनाते थे, अपने लिए हथियार बनाते थे। ठीक है। राइटिंग क्यों ज़रूरी थी, है ना? जो स्क्रिप्ट लिखते थे ये लोग, ये इसलिए था फॉर कम्युनिकेशन पर्पस, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है। व्हील, अब व्हील का क्या ये इम्पोर्टेंस था? फॉर पोट्री, जो बनाते हैं ना, बर्तन बनाते हैं चाक पे, एंड फॉर मेकिंग कार्ड्स यूज फॉर ट्रैवलिंग, है ना। कार्ड्स भी लोग बनाते थे, किस लिए? ट्रैवल करने के लिए। इसके भी हमें जो ये कार्ड्स है ये हमें टॉय मिला है इसका। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि ये लोग जो है कार्ड्स का यूज़ किया करते थे। ठीक है, तो व्हील का इम्पोर्टेंस आपने देख लिया, राइटिंग का इम्पोर्टेंस देख लिया, मेटल का देख लिया। अब आइए देखिए प्लाउ का इम्पोर्टेंस क्या है भाई। हल का क्या इम्पोर्टेंस था? तो यूज्ड फॉर फार्मिंग पर्पस, खेती करने के पर्पस से प्लाउ, हल का यूज़ किया करते थे, इसलिए ये सारी चीज़ें हड़प्पन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट थी। ठीक है बच्चों, आ जाओ फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द टेराकोटा टॉयज शोन इन द लेसन, विच डू यू थिंक चिल्ड्रन वुड हैव इंजॉयड प्लेइंग द मोस्ट। अब देखो, यहाँ आंसर मैं आपको दे रही हूँ कि हमें क्या क्या मिले हैं। हमने पूरे बुक में, अपने चैप्टर में जो पढ़ा कि टेराकोटा के कौन कौन से खिलौने हमें मिले हैं, तो हमको उसका एक लिस्ट बनाना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैंने आपके लिए लिस्ट बनाया है। तो क्या मिला है हमें? एक टॉय का प्लाउ मिला है, हल मिला है ना।
टॉय कार्ट मिला है, और मेनी टेराकोटा टॉयज़ इन द शेप ऑफ डिफरेंट एनिमल्स दिखाया था, मैंने आपको पिक्चर दिखाया था ना, जिसको मैंने कहा था कि आप आइडेंटिफाई करिए कि कौन कौन से एनिमल्स हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है किससे बनी हुई मिली है? टेराकोटा से। जितनी भी चीज़ें हैं ये टेराकोटा की बनी हुई हमें मिली हैं। अब ये आपको बताना है, ये जो क्वेश्चन है यहाँ से, ये क्वेश्चन का आंसर आप खुद सोच के देंगे, क्योंकि ये आपको सोचना है, ठीक है? ये मुझे नहीं सोचना, ये आपको सोचना है कि आपको क्या लगता है कि बच्चे सबसे ज़्यादा इंजॉय किस में करते होंगे, ये हल के साथ खेलने में, या इस कार्ड के साथ खेलने में, या जो डिफरेंट एनिमल्स के जो शेप बने होते थे उनके साथ, ठीक है? चलिए फिर आगे बढ़ें। ओके, चलिए फिर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मेक अ लिस्ट ऑफ व्हाट द हरप्पन्स एट एंड पुट अ टिक मार्क अगेंस्ट द थिंग्स यू ईट टुडे। अब देखिए, बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी कि ये लोग कौन कौन सी चीज़ें जो हैं अपने खाने में इस्तेमाल किया करते थे, है ना? तो उसका एक लिस्ट बनाना है, और उसके बाद आपको टिक लगानी है कि उनमें से कौन कौन सी चीज़ें जो हैं आज के समय में आप अपने खाने में यूज़ करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लिस्ट देख लेते हैं। वी कैन फाइंड अ लिस्ट ऑफ अ डिफरेंट आइटम्स। सबसे पहले क्या है? पीज़ है ना, मटर। उसके बाद आ जाता है बार्ले, राइस, व्हीट, फ्रूट्स, मस्टर्ड, लिनसीड, सीसम, पल्सेस। अब ये इतनी सारी जो लिस्ट बनाई हुई है, अब नेक्स्ट का जो क्वेश्चन था कि आप इसमें से बताइए कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ें जो हैं आप खुद आज के समय में यूज़ करते हैं। तो ये काम भी बच्चों आप ही करेंगे। ये लिस्ट बनाने के बाद आप खुद इसको सेलेक्ट करेंगे कि इनमें से कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो आज प्रेजेंट डे में आप खाने में यूज़ करते हैं, राइट? ओके, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, डू यू थिंक दैट द लाइफ ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स हु सप्लाइड फूड to the Harappan cities was different from that of the farmers and herders you read about in chapter 2. Give reasons for your answer. अब देखिए, हमने हर्डर्स और फार्मर्स के बारे में चैप्टर 2 में भी पढ़ा और चैप्टर 3 में भी पढ़ा। तो क्या आपको लगता है कि इनके लाइफ में कुछ डिफरेंस था? और लगता है, अगर आपको लगता है कि डिफरेंस था तो उसका रीज़न दीजिए। तो आइए देखते हैं कि क्या डिफरेंस था। सबसे पहले आंसर में देखते हैं कि क्या डिफरेंस था। इरिगेशन, ठीक है। अर्लियर जो फार्मर्स थे एंड हर्डर्स डिड नॉट हैव एक्सेस टू इरिगेशन फैसिलिटीज़ अनलाइक देयर लेटर काउंटर पार्ट्स, ठीक। इनके पास जो है ये इरिगेशन फैसिलिटी जो है वो नहीं थी, ठीक। दूसरा क्या है? स्टोरेज। Earlier farmers used clay pots and baskets for storage purpose, whereas later stage farmers had well-built granaries. अब जो है ये जो earlier farmers जो थे ये क्या करते थे? ये अपने जो ग्रेन होते थे इनको क्या करते थे? कहाँ स्टोर करते थे? पॉट्स में, है ना। जो क्ले के ये पॉट्स बनाते थे इनमें, या बास्केट्स बनाते थे उसमें ये लोग स्टोर करते थे। लेकिन बाद में जो लेटर फार्मर हुए, आपने पढ़ा ना कि स्टोर हाउसेस बनाए मिले हैं हमें, बड़े बड़े स्टोर हाउसेस मिले हैं। तो बाद में ये लोग क्या करने लगे? स्टोर हाउसेस को यूज़ करने लगे अपने जो अनाज है उनको स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो देखा, दो डिफरेंस आपने देख लिया कि एक तो जो आज के समय में जो फैसिलिटीज़ अर्लियर फार्मर को जो थे इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं थी, जबकि जो बाद के जो फार्मर्स हुए उनको थी, वो पानी स्टोर करके रखते थे ना। जहाँ पर बारिश कम होती थी तो वहाँ के लोग क्या करते थे? पानी जो है उसको स्टोर कर लेते थे, और जब उनको फसल में सिंचाई की ज़रूरत पड़ती थी, इरिगेशन के लिए जब ज़रूरत होती थी, तो ये लोग उस पानी का यूज़ किया करते थे। उसी तरीके से जो अर्लियर फार्मर्स थे ये क्या करते थे कि अपने अनाज को स्टोर करने के लिए क्ले पॉट्स बनाते थे, बास्केट्स बनाते थे, है ना। लेकिन जो लेटर फार्मर हुए इन्होंने क्या किया? इन्होंने बड़े बड़े स्टोर हाउस बनाए और उसमें ये सब अपने अनाज को स्टोर करने लगे, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। टूल्स। अर्लियर फार्मर डिड नॉट हैव वुडन टूल्स लाइक प्लाउ दैट कुड बी यूज्ड फॉर टिलिंग द लैंड। अब जो अर्लियर फार्मर्स थे उनके पास तो भाई हल तो था नहीं, लेकिन जो उनके बाद जो फार्मर्स हुए उनके पास तो हल आ गया था, है ना। वो हल बनाना सीख गए थे,
ठीक है, तो ये आपने डिफरेंस देखा। ये हम क्वेश्चन नंबर 6 तक कर चुके हैं। अब आपके बुक में बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जो दिया हुआ है ये आपको खुद ही करना है, ठीक है। तो आप इसको ट्राई करिएगा खुद से करने के लिए, और फिर भी यदि आपको कुछ दिक्कत होगी तो फिर आप मुझे कमेंट करिएगा, फिर मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। लेकिन ये क्वेश्चन जो है 7 और 8 ये आपको खुद ही करना है, ठीक है। चलिए अब आगे थोड़े से ये देख लेते हैं कि सम इम्पॉर्टेंट डेट्स, ठीक है। इसमें क्या है, कॉटन कल्टीवेशन एट मेहरगढ़ अबाउट 7000 ईयर्स एगो, ये आप सब पढ़ चुके हैं। कॉटन कल्टीवेशन मेहरगढ़ में कब स्टार्ट हुआ, 7000 ईयर्स एगो, ठीक है। बिगनिंग ऑफ सिटीज़ अबाउट 4700 ईयर्स एगो, हम हड़प्पन सिटीज़ के बारे में ये पढ़ रहे हैं। बिगनिंग ऑफ सिटीज़, इनकी शुरुआत कब हुई थी, 4700 ईयर्स एगो। बिगनिंग ऑफ द एंड ऑफ दिस सिटीज़ अबाउट 3900 ईयर्स एगो, अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया। ये जो सिटीज़ जो थी इनके अंत की शुरुआत कब हुई, ठीक है ना, ये जो इनका डिक्लाइन कब शुरू हो गया, ये जो सिटीज़ जो 4700 ईयर्स एगो में जो इनका बिगनिंग हुई थी, इनके एंड का जो बिगनिंग है वो कब हुआ, 3900 ईयर्स एगो। द इमर्जेंस ऑफ अदर सिटीज़ अबाउट 2500 ईयर्स एगो, अब जो नए जो सिटीज़ बनने लगे उनका क्या टाइम है, 2500 ईयर्स एगो। मैंने आपको बताया ना कि 3900 ईयर्स एगो में जो है ये जो सिटीज़ है, ये जो हड़प्पन सिटीज़ थी ये सब डिक्लाइन होने लगी है ना, सब इनका एंड होने लगा। और जब ये इनका एंड हो गया तो इसके 14 साल के बाद आफ्टर 1400 ईयर्स एगो नई सिटीज़ जो हैं वो डेवलप होने स्टार्ट हुई, ठीक। तो इसका मतलब कि कब स्टार्ट हुई, तो आप इसको माइनस कर लीजिए, इसको माइनस करेंगे तो आप कितना पाएंगे, 2500। तो इसका मतलब कि कब स्टार्ट हुई नई सिटीज़ बननी, कब स्टार्ट हुई, 2500 ईयर्स एगो, ठीक है। चलिए, तो मैं समझती हूँ कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चे इसे बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे, ठीक है बच्चों। तो ये डेट्स बच्चे आपको स्पेशली याद रखने हैं, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन आंसर बनते हैं वो इन डेट्स से बनते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स बनते हैं, मैच द फॉलोइंग बनते हैं, तो आपको ये याद रखना है। और इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि द इमर्जेंस ऑफ अदर सिटीज़ अबाउट 2500 ईयर्स एगो, ये आप याद रखिए। और बहुत सिंपल है कि आप जो है आप देख रहे हैं कि 3900 ईयर्स एगो में जो है ये जो सिटीज़ हैं, ये जो सिटीज़ हैं इनका एंड होने लगा है ना, और इसके जो जब इनका एंड हो गया तो इसके 1400 साल बाद 1400 ईयर्स एगो के बाद जो नई सिटीज़ हैं उनका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। तो इसका मतलब है कि 2500 ईयर्स एगो ये जो सिटीज़ है, नई सिटीज़ जो है ये बननी शुरू हुई। और इनके बारे में जो है, जो नई सिटीज़ जो बनी इनके बारे में हम चैप्टर 6 और चैप्टर 9 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ आपके क्वेश्चन आंसर ख़त्म होते हैं और आपका चैप्टर 3 भी ख़त्म हो गया। अब आप जो है इसे अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन आंसर को भी समझ के लिखिएगा, रटिएगा मत। रोट लर्निंग पे मैं बिल्कुल भी नहीं विश्वास करती हूँ बच्चों, तो आप बिल्कुल समझ के पढ़िएगा और इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इसको एज ए स्टोरी अगर एक बार समझ लिया तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर बहुत ईजिली आप दे सकते हैं, ठीक है। बस आपको ये करना है कि डेट याद रखना है, और डेट में आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए यहाँ पर हम अपना हिस्ट्री का चैप्टर 3 ख़त्म करते हैं, और आप मन लगा के पढ़ते रहिए। और मेरा वीडियो अगर आप सभी को पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करिए, और जिन बच्चों ने मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि मेरे आने वाले अगले जो भी वीडियोज़ हैं वो सब आप उसका नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके, ठीक है। और प्यारे बच्चों इसे शेयर भी ज़रूर करिए ताकि और भी बच्चे इसे पढ़ सकें, ठीक है बच्चों। तो चलिए फिर हम अगले वीडियो में अगले किसी या चैप्टर के साथ या किसी अलग सब्जेक्ट के साथ आपके साथ मैं दोबारा मिलूँगी। तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।